हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 15th जून एंड 15th जून के द हिंदू न्यूज़पेपर को आज हम एनालाइज करने वाले हैं। आज का द हिंदू एनालिसिस हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं दैट यू कैन कनेक्ट विथ मी वाया दीज 4 प्लेटफॉर्म्स। टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल है जहाँ पे आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाया करेगी। जो भी अपडेट्स होते हैं वो मैं इस टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट जरूर करती हूँ, तो आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मेल, ट्विटर और इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी की। यू हैव योरसेल्फ एंड योरसेल्फ इज ऑलवेज इनफ। तो आपके पास आप खुद हैं। देखो, इस जर्नी में चाहे हम यूपीएससी की जर्नी की बात करें या लाइफ की जर्नी की बात करें, कई बार हमको ऐसा फील होता है कि हमारे साथ कोई नहीं है, हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है, हमारी सिचुएशन समझने वाला कोई नहीं है, और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डोमिनेट कर जाती हैं, कई बार एंग्जाइटी क्रिएट करती हैं। तो आपको समझना है कि आपके पास आप खुद हैं एंड आप अपने लिए इनफ है, आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए इनफ है। देखो, एक्सक्यूजेस करना बहुत ईजी होता है, लेकिन अपने आप के ऊपर फेथ रख के आगे बढ़ना डिफिकल्ट होता है। एंड आप लोगों ने अगर यूपीएससी चूज किया है तो आई एम वेरी श्योर कि आपको डिफिकल्ट चीजें ही पसंद है। तो इसका मतलब ये है कि यू हैव फेथ ओवर योरसेल्फ। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दैट। आगे बात करते हैं आज के टॉपिक्स की। GS1 में सोसाइटी में देखने वाले हैं एल्डरली लैक सोशल सिक्योरिटी। एक रिपोर्ट आई है, एक एनजीओ है जिसका नाम है हेल्प एज इंडिया। हेल्प एज इंडिया इस एनजीओ का नाम है। ठीक है, बड़ा ही फेमस एनजीओ है, काम करता है एल्डरलीज के लिए। ठीक है, जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए काम करता है। तो इसकी एक रिपोर्ट आई है कि जो हमारे देश के बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। इसकी बात करेंगे पूरी रिपोर्ट की कि क्या रिपोर्ट है। उसके बाद देखो, GS2 में हम बात करेंगे हेल्थ में। WHO मीट ऑन मंकी पॉक्स। तो मंकी पॉक्स ने पूरे वर्ल्ड में तबाही मचा के रखी है, स्पेशली वेस्टर्न यूरोप में भी अब ये फैल रहा है, अफ्रीका में फैल रहा है। तो इसकी बात करेंगे। गवर्नेंस में अग्निपथ स्कीम की बात करेंगे। 10 लाख जॉब्स इन नेक्स्ट 1.5 ईयर्स। तो यानी कि अगले 1.5 साल में 10 लाख जॉब्स क्रिएट होने वाली, गवर्नमेंट जॉब्स, ये कहा है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। ओके, आगे बात करते हैं माल न्यूट्रिशन इन इंडिया। इसके ऊपर एक एडिटोरियल है, इसको डिस्कस करेंगे। GS3 में हम डिस्कस करेंगे एनवायरमेंट में प्लान टू सेव जम्बूस फ्रॉम द ट्रेन हेड। तो हमारे देश के जो एशियन एलिफेंट्स है, एलिफेंट्स बेसिकली, इनमें देखा जा रहा है कि काफी ज्यादा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है। काफी ज्यादा बार इनका जो है टक्कर हो जाती है ट्रेन से, जिनके कारण इनकी डेथ हो जाती है। कभी इलेक्ट्रोक्यूशन यानी कि जो करंट वगैरह लग जाने से इनकी डेथ हो जाती है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं। तो इसको सही करने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए एक प्लान के साथ आई है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। तो इसके बारे में बात करेंगे। ओके, GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे, बट वी हैव एन अनाउंसमेंट टू मेक फॉर GS4। यहाँ पे हम एथिक्स को लेकर एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लेकर आ रहे हैं। एथिक्स का यानी कि GS पेपर 4 का, यूपीएससी का पेपर 4 है एथिक्स। इसका आपने देखा होगा कि काफी ज्यादा लंबा पेपर होता है। ठीक है, लेंथी पेपर होता है, और स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स आप देखोगे जिनका मेंस नहीं निकलता, उनका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि उनका इतना पेपर जो एथिक्स का होता है वो इतना लेंथी होता है कि उनका पेपर कवर ही नहीं हो पाता। अब देखो, एथिक्स को पहली चीज तो ये है कि अगर आपने एथिक्स को GS जैसा लिख दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर आप GS जैसा नहीं लिखते हो, क्रिएटिविटी ऐड करते हो, तो आपका पेपर छूटने लगता है, क्योंकि क्रिएटिविटी में सोचना पड़ता है, टाइम लगता है, तो यहाँ पे पेपर छूटता है। तो इस तरह की सारी प्रॉब्लम जो है, एक तो देखो एथिक्स आपको पढ़ाया तो जाएगा ही जाएगा, ये सारी प्रॉब्लम से आपको सिखाया जाएगा कि किस तरह से बचना है। ठीक है, तो आपको एक तो यहाँ पे सिलेबस कवर कराया जाएगा, और साथ में हम यहाँ पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे डेली बेसिस पे, रिगरस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपका कोई स्कोप ही ना हो कि आपको मार्क्स कम मिले एथिक्स में। ओके, तो यहाँ पे एथिक्स के थ्रू आप यहाँ पे टॉपर बन सकते हो, और इसी की कोशिश में हम रहेंगे। ठीक है, कि आपको किस तरह से एथिक्स में एक एज दिलवाएं। और ये 40 सेशंस का प्लान रहेगा। 20 तारीख से शुरू हो रहा है, 20 जून से शुरू हो रहा है। इसकी पूरी लिंक जो है, पूरी डिटेल्ड जो जानकारी है वो मैं ऊपर यहाँ पे लिंक में आ जाएगी वीडियो के। ओके, और मैं इसका कमेंट सेक्शन में इसका इंक्वायरी फॉर्म और इसका ब्रोशर दोनों अटैच कर दूंगी। जो लोग भी इंटरेस्टेड हो कर सकते हो एनरोल, और इसकी एनरोलमेंट बहुत जल्दी हम क्लोज करने वाले हैं। अगर आप चाहो तो इसको जल्दी से जल्दी एनरोल करो। अभी का जो प्राइस चल रहा है वो है ₹2999। ओके, आगे बात करते हैं आज के पहले टॉपिक की, सेंटर क्लियर्स अग्निपथ स्कीम।
तो अग्निपथ देख रहे हो कितना ड्रामेटिक सा नाम है, अग्निपथ। ना देखो अग्निपथ नाम क्यों रखा गया ये समझो जरा बात को। अग्निपथ इसीलिए क्योंकि देखो जो भी हमारी आर्म्ड फोर्सेज है, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, काफी ज्यादा हार्डशिप फेस करती है, ठीक है, हम सभी को पता है ना, हम सभी को पता है यहाँ पे जो सोल्जर्स होते हैं कितनी हार्डशिप फेस करते हैं। तो इनका जो पाथवे होता है काफी ज्यादा डिफिकल्टीज वाला होता है, इसलिए अग्निपथ स्कीम नाम रखा गया है। ओके, अब इससे आपको समझ में आना चाहिए, देखो स्कीम के थ्रू आपको स्कीम के नाम के थ्रू थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग बैठनी चाहिए कि स्कीम किस बारे में होगी। नो अग्निपथ स्कीम में बेसिकली क्या किया गया है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने इस अग्निपथ स्कीम का अनाउंसमेंट किया है, ठीक है। और बेसिकली इसमें होने क्या वाला है, जितना भी हमारा देश का यूथ है जो 17.5 से लेके 21 साल में है, ठीक है, इस एज ग्रुप में जो भी यूथ है वो यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन कर सकता है एज अ सोल्जर, ठीक है, सोल्जर ज्वाइन कर सकता है वॉलंटरी बेसिस पे। हाँ, इसका कुछ प्रोसीजर जरूर होगा, आपको इंटरव्यू वगैरह देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ एज अ सोल्जर आप ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पे इस आर्म्ड फोर्सेस में, ठीक है, एज अ सोल्जर। ओके, नाउ पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज इसमें क्या है कि यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको इसके बदले रेम्यूनरेशन मिलेगा, ठीक है, लेकिन कोई पेंशन का स्कोप नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोविजन है, ठीक है। अग्निपथ स्कीम, देखो पहली बात तो ये स्कीम क्यों लाई गई है, क्योंकि हमारी आजादी को, हमारे इंडिपेंडेंस को 75 ईयर्स हो गए हैं और इसीलिए हम 75th इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में मना रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव। ओके, और इसीलिए अग्निपथ स्कीम लाई गई है। एन अपॉर्चुनिटी टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, बिकम एन अग्निवीर इन इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। तो आपको अगर आप अग्निपथ स्कीम को ज्वाइन करते हो, अगर आप इन आर्म्ड फोर्सेस के सोल्जर बनने के लिए तैयार हो, तो आपका नाम यहाँ पे अग्निवीर रखा जाएगा, ठीक है। तो जो लोग भी इसके अंदर एनरोल करेंगे, जिन लोगों को भी यहाँ पे फाइनली अलॉट किए जाएंगे इस तरह के रोल, सोल्जर के रोल इन आर्म्ड फोर्सेस में, उनको अग्निवीर कहा जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके प्रोविजंस क्या है, की फीचर्स क्या है। पहला फीचर तो ये कि यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने देश को 4 सालों तक के लिए सर्व करने के लिए। अब देखो ये 4 साल का प्रोग्राम इसीलिए कि 4 साल के बाद मान लो किसी यूथ को, जैसे हम सभी को लगता है ना, हम सभी में पेट्रियोटिज्म होता है, हम सभी को लगता है कि हमें भी मौका मिले कि हम देश की सेवा कर सकें, देश की रक्षा कर सकें, तो आप फिर ये अग्निपथ स्कीम ज्वाइन कर सकते हो, अग्निवीर बन सकते हो। और इसके बाद 4 साल आपने यहाँ पे सर्व कर दिया, उसके बाद आप अपने करियर पाथ पे लौट सकते हो। अगर आपको IT सेक्टर में जाना है, अगर आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, जिसमें भी आपको जाना है, उसके बाद आप जा सकते हो। तो यहाँ पे एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा आपकी अपनी पर्सनल प्रायोरिटीज को लेकर और अपना पेट्रियोटिज्म अगर आपको यहाँ पे मैनिफेस्ट करना है तो उसको लेकर। ओके, उसके अलावा यहाँ पे जो सोल्जर्स या सेलर्स या एयरमैन रहेंगे, ये अग्निपथ स्कीम के थ्रू एनरोल कर सकते हैं आर्म्ड फोर्सेज में। पैन इंडिया बेस्ड रिक्रूटमेंट है, ठीक है, तो पैन इंडिया मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट है, यानी कि पूरे इंडिया से रिक्रूटमेंट होगा। ओके, यहाँ पे मंथली एमोल्यूमेंट्स भी जो है वो काफी अच्छे हैं, ठीक है। और इसके अलावा सेवा निधि पैकेज से इन एमोल्यूमेंट्स को दिया जाएगा, यानी कि एक पैकेज बनाया जाएगा जिसका नाम है सेवा निधि, ठीक है। सेवा निधि में जो फंड है वो गवर्नमेंट डालेगी और यहाँ से जो भी लोग अग्निवीर बनते हैं उनको ये उनके एमोल्यूमेंट्स मिलेंगे। ओके, 100% अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, जिसमें आप परमानेंट कैडर के लिए भी एनरोल कर सकते हो। तो 4 साल के बाद चाहो तो आप अपना करियर स्विच कर सकते हो, छोड़ सकते हो ये, और नहीं तो आप फिर यहाँ पे परमानेंट कैडर के लिए भी अपना एप्लीकेशन दे सकते हो। Based on merit and organizational requirement, 25% agniveers to be selected through central transparent rigorous system after 4 years. तो 4 सालों के बाद यहाँ पे रिक्रूटमेंट होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एलिजिबिलिटी है ये कि आप 17.5 से 21 साल के होने चाहिए हो अगर आपको इसमें जाना है तो। इसके अलावा रिक्रूटमेंट में देखो जो कैंडिडेट्स हैं उनको 4 साल तक के पीरियड के लिए यहाँ पे एनरोल किया जाएगा, जिसमें ट्रेनिंग पीरियड इंक्लूडेड है। और यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है, ठीक है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस पहले जैसा ही चलेगा। ओके, अब ये तो हमने बात कर ली ऊपर की। अब देखते हैं डिफेंस मिनिस्टर जो है हमारे, उन्होंने क्या क्या चीजें बताई है। तो देखो यहाँ पे यूथ को आर्म्ड फोर्सेस में 4 सालों तक के लिए रिक्रूट किया जाएगा। इसमें क्या होगा, ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये 90 डेज में शुरू होगा और इसमें क्या होगा, लगभग 46,000 यंग मेन एंड वुमेन को रिक्रूट करने का इस बार प्लान है। तो लगभग 46,000 यंग मेन एंड वुमेन विल बी रिक्रूटेड दिस ईयर ओनली। ओके, और ये इकलौता फॉर्म ऑफ रिक्रूटमेंट है जहां पे तीनों डिफेंस सर्विसेज के लिए हम यहाँ पे रिक्रूटमेंट करने वाले हैं, ठीक है। अभी जो स्कीम है बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए तो बनाई गई है, साथ में जो यूथ है हमारे उनके अंदर एक पेट्रियोटिज्म की भावना को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए और एक सेंसिटाइजेशन के लिए कि हमारे आर्म्ड फोर्सेस कितनी ज्यादा हार्डशिप फेस करते हैं, इसको सेंसिटाइजेशन करने के लिए, इसके लिए सेंसिटिविटी फैलाने के लिए ये स्कीम लाई गई है, ठीक है ना। इसमें जो भी रिक्रूट होगा उसको
उसको नाम दिया जाएगा अग्निवीर। ओके, और यहाँ पे जब 4 साल उसके कंप्लीट हो जाएंगे तो वो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के लिए आर्म्ड फोर्सेज में अप्लाई कर सकता है ना। अब उसकी पर्सनल मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको आर्म्ड फोर्सेज में आना है या सेक्टर अपना बदलना है, जो भी करियर है वो स्विच करना है। ओके, अच्छा, जो लोग भी बाद में 4 साल के बाद आर्म्ड फोर्सेज में रेगुलर सर्विस के लिए आना चाहते हैं तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी कि भैया आपने पहले अग्निवीर के तौर पर काम किया तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी। नाउ इसमें क्या होगा कि जो एवरेज एज है, अभी देखो जो एवरेज एज होती है ना इसी सोल्जर वाले पोस्ट के लिए, वो लगभग 32 ईयर्स की है। जब ये स्कीम लागू हो जाएगी तो यहाँ पे एवरेज एज 24 टू 26 ईयर्स हो जाएगी। ओके, यहाँ पे जो एनरोलमेंट होंगे सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू होंगे। ठीक है, यहाँ पे कैंपस इंटरव्यूज होंगे। इसके अलावा टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, जैसे ITI हो गया, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क हो गया, इसके अंतर्गत इंटरव्यूज भी होंगे। ओके, और ऑल इंडिया ऑल क्लास बेसिस पे एलिजिबिलिटी रहेगी, यानी कि पूरे इंडिया में से मेरिट बेसिस पे यहाँ पे रिक्रूटमेंट्स होंगे। ओके, और अग्निवीर जो है, जो लोग भी इसमें सोल्जर का रोल निभाएंगे इन 4 सालों में, उनको पैकेज देखो किस तरह का मिलेगा। शुरुआती पहले ईयर में 4.76 लाख का पैकेज मिलेगा, और उसके बाद धीरे धीरे आगे जब बढ़ोगे 4th ईयर तक आओगे तो लगभग 6.92 लाख का पैकेज आपको मिलेगा। ओके, इसके साथ आपको सेवानिधि पैकेज में से लास्ट में जब आप ये जॉब छोड़ोगे 4 साल के बाद तो 11.71 लाख रुपीस का एक सम मिलेगा। ठीक है, जिसमें आपने भी कंट्रीब्यूट किया होगा और जितना आप कंट्रीब्यूट करोगे उतना ही गवर्नमेंट ने भी कंट्रीब्यूट किया होगा। ठीक है, तो जैसे मान लो अभी फर्स्ट ईयर है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपका जितना भी सैलरी आपको मिल रहा है उसका 30% आप सेवानिधि फंड में डालोगे, और उतना ही जितना सम आप डालोगे उतना ही सम गवर्नमेंट भी डालेगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपका फंड जमा होता जाएगा और एंड में आपको 11.71 लाख रुपीज दिए जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे पेंशन का कोई सीन नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अग्निवीर जो है उनको एक लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलेगा जिसमें उनको खुद को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना है, और ये जो लाइफ इंश्योरेंस कवर रहेगा ये 48 लाख रुपीस का रहेगा। ठीक है, विच इज अ वेरी गुड सम। ओके, अच्छा, इसके अलावा जो टोटल बजट एलोकेशन रहेगा वो यहाँ पे 5.25 लाख करोड़ का रहेगा इस साल के लिए। ठीक है, तो बजट एलोकेशन इसमें इतना किया गया है, लगभग 5.25 करोड़ रुपए, 5.25 लाख करोड़ रुपए इसमें डाले गए हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। ओके, तो अग्निवीर स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप लोग भी इस एज ग्रुप में आते हो तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर इट। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा इशू जो है वो है, इसी को आगे बढ़ाते हुए 10 लाख पर्सन्स टू गेट गवर्नमेंट जॉब्स इन 18 मंथ्स अनाउंसेस मोदी। तो हमारे मोदी जी जो है उन्होंने ये अनाउंस किया है कि अभी जो है अनएम्प्लॉयमेंट का, देखो बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट के लिए प्रोटेस्ट चल रहे हैं देश में। आपने देखा होगा बिहार में जो बिहार PSC का पेपर हुआ था वो लीक होने के कारण पूरी की पूरी एग्जाम कैंसिल कर दी गई। ठीक है, अब बच्चे कैसे कैसे एग्जाम देने आते हैं, उसमें आप एग्जाम कैंसिल कर दो। MP का आप देखो, MP का जो PSC है, ठीक है, इनका 4 साल हो गए हैं, 4 इयर्स हो गए हैं, इनकी एक एग्जाम प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाई है। 2019 की एक एग्जाम प्रोसेस चल रही है जिसके इंटरव्यूज कब से लटके हुए हैं। ठीक है, मतलब लगभग 6 महीने हो गए हैं, इसके इंटरव्यूज की डेट नहीं आ रही। ठीक है, तो 4 साल हो गए, 2019 से 22 आ गया है, 4 साल में एक एग्जाम नहीं करवा पाए। 2020 की प्रोसेस आधी पड़ी है, 2021 की तो प्रोसेस अभी चालू भी नहीं हुई है, 2022 का तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। तो इस तरह से हमारी स्टेट्स काम कर रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर ये सब इस तरह से काम हो रहा है। सिर्फ एक UPSC ही है जिसने सही से अभी तक काम किया है, बाकी सब में इसी तरह का काम हो रहा है। रेलवेज में आप देख लो, रेलवेज में बीच में इतना प्रोटेस्ट हुआ था, बच्चों से फॉर्म भरवा ली, इतने महंगे महंगे एग्जाम ही नहीं ले रहे। ठीक है, तो ये सब बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे, और स्पेसिफिकली गवर्नमेंट जॉब्स की जो तैयारी कर रहे हैं उनको ये चीज पता होगी कि कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अब ऐसे में मैं आपको पहले थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा भी दिखा देती हूँ। हमारे देश में जो लेटेस्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आया था, ठीक है, उसने यहाँ पे बताया कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के जो द्वारा ये रिलीज किया जाता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, इसमें देखो ये बताया गया कि इंडिया का जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 12.6% हो गया है 2021 के एक क्वार्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे 12.6% जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट था अप्रैल टू जून क्वार्टर में 2021 के, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है अनएम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, एक और रिपोर्ट आई थी CMIE की, इसमें बताया गया था कि लगभग पैंडेमिक के कारण सबसे ज्यादा जो लॉस हुआ है ना वो जॉब्स को हुआ है, और लगभग 10 मिलियन लोगों ने अपनी जॉब खोई। अब उनको पता भी नहीं है कि उनको वापस लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। इसमें जो अर्बन फीमेल्स हैं उनको ज्यादा बड़ा झटका लगा है जिन द अर्बन मेल्स। यहाँ पे जो 15 to 29 एज ग्रुप वाले लोग हैं उसमें जो अर्बन फीमेल्स हैं उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट 31% हो गया था एज कम्पेयर टू 24% इन अर्बन मेल्स।
तो ये काफी बड़ा अमाउंट होता है अनएम्प्लॉयमेंट का। अच्छा, ये वाली जो बात कर रहे हैं ना, ये तो हम प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों को मिला के बात कर रहे हैं, मोस्टली इसमें प्राइवेट सेक्टर है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर का मैंने आपको बताया इस तरह का काम चल रहा है, जो स्टेट्स हैं इस तरह से एग्जाम्स ले रहे हैं, इस तरह से रिजल्ट दे रहे हैं, पोस्टिंग नहीं दे रहे हैं, एग्जाम नहीं ले रहे हैं, इंटरव्यू नहीं करा रहे, ठीक है। तो ये सब हो रहा है यहाँ पे। ना देखो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है, उन्होंने ये कहा है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो आने वाले 1.5 साल में 10 लाख रिक्रूटमेंट करेगी, ठीक है। अब इसमें ये नहीं बताया गया है कि कौन से सेक्टर में कौन से रिक्रूटमेंट, कितने रिक्रूटमेंट होंगे, लेकिन हाँ, ये जरूर बताया गया है कि रेलवेज में सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट होंगे, आर्म्ड फोर्सेज में होंगे, जैसे अभी हमने देखा अग्निपथ स्कीम, तो आर्म्ड फोर्सेज में होंगे। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज में, जीएसटी डिपार्टमेंट्स में, इन सभी डिपार्टमेंट्स में सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट होने वाले हैं। ओके, और ये किसके आगे आया है? जब अग्निपथ स्कीम यहाँ पे लॉन्च हुई उसी के थोड़े दिन बाद। तो देखो, अभी तक क्या हो रहा है कि ये अग्निपथ स्कीम तो लॉन्च हुई है, ठीक है, लेकिन ये देखा जा रहा था कि यहाँ पे जो जब से गवर्नमेंट आई है 2014 से, ये वाली, ठीक है, मोदी गवर्नमेंट जब से आई है, उसके बाद से देखो कई सारे ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं, जैसे बीच में कोविड आ गया, ठीक है। तो कई सारे ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला है, जो सोसाइटी है, जो लोग हैं, जनता है, यूथ है, उसमें। तो क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हैं भी उतने ज्यादा, ठीक है, अभी मैंने आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स दिखाए हमारे देश के। तो ये सब इश्यूज जो चल रहे हैं, सबसे ज्यादा जो बड़ा इशू चल रहा है अभी, वो है अनएम्प्लॉयमेंट का। और ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है, इसके कारण ये वाली स्कीम लाई गई है कि 10 लाख एम्प्लॉयमेंट दिए जाएंगे। किसको? ये सभी जो लोग हैं, यूथ है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट इनको दिए जाएंगे इन द कमिंग 1.5 साल में, ठीक है। तो कमिंग 1.5 ईयर्स में आपको यहाँ पे इतने एम्प्लॉयमेंट्स मिलेंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। न्यू प्लान टू सेव जम्बोस फ्रॉम ट्रेन हिट्स। तो यहाँ पे एक नया प्लान आया है जिसमें जम्बोस को, यानी कि एलिफेंट्स जो हैं, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है ट्रेन हिट से, ठीक है ना। देखो, अभी इशू क्या है कि जो हमारे एलिफेंट्स हैं, एलिफेंट्स जो हैं एक वन ऑफ द प्राइड है इंडिया का, ओके, क्योंकि काफी अच्छे अमाउंट में एलिफेंट हमारे देश में आते हैं, मिलते हैं, ठीक है। तो ये एलिफेंट जो है, इनको लेकर एक रिपोर्ट आई थी लास्ट ईयर, जिसमें ये देखा गया कि 186 एलिफेंट्स की डेथ हो गई थी ट्रेन से टकराकर, ठीक है। लास्ट 10 सालों में लगभग 186 एलिफेंट्स की डेथ हुई है ट्रेन से टकराकर। और ये जो डाटा है, ये एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का डाटा है, एनवायरमेंट और रेलवे मिनिस्ट्री का डाटा है। तो यहाँ पे दोनों मिनिस्ट्री जो है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री और साथ में रेलवे मिनिस्ट्री जो है, ये साथ में मिलकर काम कर रही है कि किस तरह से हम इन एक्सीडेंट्स को रोक सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ठीक है। इन्होंने बोला है कि हम इसके लिए कुछ कमिटीज बना सकते हैं, कुछ मेजर्स ले सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज जो इन्होंने बताया कि कैसे क्या यहाँ पे डेथ्स हो रही हैं, कैसे यहाँ पे हम इनको रोक सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे जो एनालिसिस हुआ उसमें ये समझ में आया कि हमारे देश में बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे एलिफेंट्स मिलते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ पे ज्यादा एलिफेंट्स मिलते हैं वहीं पे ज्यादा डेथ्स हो रही हैं। जैसे देखो, हमारे देश में कर्नाटक वगैरह में अच्छे नंबर में एलिफेंट्स मिलते हैं, लेकिन डेथ सबसे ज्यादा यहाँ नहीं हो रही। डेथ्स हो रही हैं असम में, वेस्ट बंगाल में, उत्तराखंड में ना। असम, वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड जो है, देखो आप थोड़ा सा सोचो, तो ये जो तीनों एरियाज हैं, ये हिली एरियाज हैं। अगर आपने कभी विजिट किया होगा तो आपको पता होगा कि तीनों हिली एरियाज हैं, हिमालयन रीजन है ना। तो इसीलिए हिल्स वगैरह हैं, यहाँ पे स्लोप्स वगैरह ज्यादा हैं। अब इन स्लोप्स में चलने के लिए जो एलिफेंट है उसको ग्रिप पकड़नी पड़ती है, और वो इस ग्रिप को पकड़ने के लिए क्या करता है, ये जो बीच में ट्रेन के ये जो रेल्स बनी हुई है, रेलवेज बनी हुई है, यहाँ पे चलना शुरू करते हैं, ठीक है। अगर मान लो ये इस तरह का स्लोप है और इनको यहाँ स्लोप से उतरना है, तो ये जो रेलवे ट्रैक होता है ना, इस पे चल चल के उतरते हैं, सो दैट ये ग्रिप पकड़ पाए, ठीक है। वरना ये बहुत यहाँ पे आसपास जो है बहुत स्लिपरी रहता है, इसीलिए ये ट्रेन के ट्रैक पे चलते हैं। और सामने से एकदम ट्रेन आ जाती है तो ये अपना जो पाथ है वो शिफ्ट नहीं कर पाती, क्योंकि आसपास एरिया ही नहीं रहता, आसपास जगह ही नहीं है कि ये कहाँ पे शिफ्ट हो। तो इसीलिए यहाँ पे ये एक्सीडेंट हो जाते हैं। कई बार ये भी देखा जाता है कि मान लो यहाँ पे पूरा का पूरा जो मदर है और चाइल्ड है एलिफेंट में, ठीक है, वो यहाँ पे इस रेलवे ट्रैक पे चल के ये स्लोप क्रॉस कर रहे हैं, एकदम से यहाँ से सामने से ट्रेन आने लग जाती है, तो जो मदर एलिफेंट है वो तो साइड हो जाती है, लेकिन जो यंग काफ है एलिफेंट का, वो साइड नहीं हो पाता। तो मदर उसको बचाने के लिए इधर वापस से ट्रैक पे आ जाती है, तो इस तरह से इनकी डेथ हो जाती है। तो ये देख रहे हो, ये पिक्चर, इस पिक्चर में भी सेम चीज हुई है, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली ये कहना है, जो कमेटी है, जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उसने ये कहा है कि यहाँ पे हम कोशिशें जरूर करें, लेकिन हमको ये भी समझना पड़ेगा कि कई सारे रेलवे ट्रैक्स ऐसे हैं कि जिनके आसपास जगह ही नहीं है कि हम वहाँ पे कुछ बना पाए, कोई अल्टरनेटिव रूट बना पाए। तो यहाँ पे हर जगह पे एक अल्टरनेटिव कॉरिडोर बनाना डिफिकल्ट है, जरूरी नहीं कि वहाँ पे जगह हो, ठीक है। फिर भी हम यहाँ पे कोशिशें कर रहे हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे साइनेज बोर्ड्स लगाए जाएंगे कि यहाँ पे जो भी लोकोमोटिव पायलट है
जो भी ट्रेन चलाने वाला पर्सन है उसको समझ में आ जाए कि आगे एलिफेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। फेंसिंग हम लगा सकते हैं। इसके अलावा जो ट्रेन कॉरिडोर है उनको हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। ट्रेन क्रू जो है उसको सेंसिटाइज कर सकते हैं, ठीक है। और स्टेशन मास्टर्स को सेंसिटाइज कर सकते हैं। आसपास जैसे मान लो छोटा सा ट्रैक है, उसके आसपास अगर बहुत ज्यादा वेजिटेशन, डेंस वेजिटेशन है, तो उसको क्लियर कर सकते हैं सो दैट एलिफेंट के पास ट्रैक चेंज करने को हो जगह, ठीक है। तो ये सब काम हम अभी कर सकते हैं। ओके, अब ये प्लानिंग अभी चल रही है, अभी तक कोई प्लानिंग यहाँ पे फाइनलाइज हुई नहीं है। नाउ देखो यहाँ पे कुछ चीजें एलिफेंट्स के बारे में। प्रोजेक्ट एलिफेंट हमारे देश में चालू हुआ था कब? 1992 में ये प्रोजेक्ट एलिफेंट चालू हुआ था। और यहाँ पे हमारा काम था कि जो हमारे देश में एलिफेंट्स हैं, एशियन एलिफेंट्स हमारे देश में मिलते हैं, तो इनको प्रोटेक्ट करना, इनको कंजर्व करना, इनके नंबर को बढ़वाना, ठीक है। और ये क्या थी? एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी ये। तो पहला क्वेश्चन आज का आप सभी के लिए है कि हमारे देश में दो तरह की स्कीम होती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रली सेक्टर स्कीम में क्या डिफरेंस है, ये पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ठीक है। तो इसी डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट की हमने बात करी। इसके अलावा हमने एलिफेंट रिजर्व्स बनाए, जैसे आज की डेट में 32 एलिफेंट रिजर्व है। पहला एलिफेंट रिजर्व झारखंड का है, सिंगभूम एलिफेंट रिजर्व, ओके। इसके अलावा ग्लोबल लेवल पे भी एक एफर्ट किया गया है जिसको हम माइक कहते हैं, माइक प्रोग्राम। इसका फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग्स ऑफ एलिफेंट प्रोग्राम। ये 2003 में लॉन्च हुआ था और ये बेसिकली एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है जिसमें अगर कोई भी एलिफेंट को इलीगली किल किया जाता है, अब देखो एलिफेंट को कई तरह से किल किया जाता है, पोचिंग वगैरह के लिए, उसके जो टीथ होते हैं लंबे उसके लिए, तो ये सब चीजों के लिए एलिफेंट्स को किल किया जाता है। अगर किसी भी तरह से इलीगल तरीके से एलिफेंट्स को किल किया जा रहा है तो इसकी इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करने का ये कोलैबोरेशन है, ठीक है, जो अफ्रीका से लेकर एशिया तक काम करता है और यहाँ पे कंजर्वेशन एफर्ट्स करता है एलिफेंट्स को बचाने के लिए, ओके। तो माइक क्वेश्चन आ सकता है आपसे माइक के बारे में एनवायरमेंट में, ठीक है, इन द प्रीलिम्स यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन, ओके। एशियन एलिफेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो हमारे जो एशियन एलिफेंट हैं आईयूसीएन की कौन सी लिस्ट में आते हैं? एंडेंजर्ड लिस्ट में आते हैं। दूसरी चीज, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आते हैं और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आते हैं, ओके। तो ये आपको पता होना चाहिए प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है एलिफेंट्स का हमारे देश में, ओके। अच्छा, एक चीज और, ये दूसरा क्वेश्चन है आपका आज के ही सेशन के लिए कि यहाँ पे एलिफेंट सेंसस जो होता है, एलिफेंट सेंसस कितने सालों में होता है, ईयर्स कितने होते हैं, बीच में कितने सालों में एलिफेंट सेंसस होता है। जैसे टाइगर का मैं बताऊंगी, टाइगर सेंसस हर 4 साल में होता है, वैसे एलिफेंट सेंसस कितने सालों में होता है ये आप मुझे बताओगे इन द कमेंट सेक्शन। तो 2 क्वेश्चन हो गए हैं, एक और क्वेश्चन आने वाला है आगे इन द सेशन, ओके। तो देखो नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक है WHO टू होल्ड मीट ऑन मंकी पॉक्स। तो मंकी पॉक्स ने बहुत तबाही मचा के रखी, मैंने आपको बताया ऑलरेडी, यूरोप में, अफ्रीका में बहुत तबाही मचा के रखी। अब मंकी पॉक्स में होता क्या है, देखो इस तरह से ब्लिस्टर्स हो जाते हैं पूरी बॉडी पे, ठीक है, ये इस तरह से ब्लिस्टर्स हो जाते हैं पूरी बॉडी पे, ओके। जैसे आपने देखा होगा बचपन में चिकन पॉक्स होता था, उसी का थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है मंकी पॉक्स, ओके। तो WHO ने कहा है कि इसको लेकर मंकी पॉक्स को अब हमको खत्म करना है, ठीक है, ये एक हेल्थ इमरजेंसी बनता जा रहा है, ओके। तो इसको हमको इसके आउटब्रेक को रोकने के लिए अब एक मीटिंग बिठानी पड़ेगी और समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इसको लेकर यहाँ पे एक मीटिंग होने वाली है WHO की, जिसमें कि इस आउटब्रेक को हम रोकने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या मंकी पॉक्स का नाम वगैरह चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये मंकी पॉक्स वायरस के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो ये मंकी पॉक्स होता क्या है, ये एक रेयर डिसीज है, ठीक है, रेयर डिसीज है जो मंकी पॉक्स वायरस के कारण होता है। तो सबसे पहला याद रखना कि एक वायरस का डिसीज है, वायरल डिसीज है, रेयर डिसीज है, और इसके पीछे जो जीनस होता है वो होता है ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस, ओके। ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस के कारण यहाँ पे ये मंकी पॉक्स वायरस होता है और ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? पॉक्स विरिडे से, ठीक है। अब ये जो है ये एक वायरल जूनोटिक डिसीज है, यानी कि ये एनिमल्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है, एनिमल्स के थ्रू, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे कि ये जो रोडेंट्स हैं उनके थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। तो वायरल जूनोटिक डिसीज है और प्राइमरीली आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज में मिलेगा, सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीका के, ओके। तो यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वहां पे आपको ये मिलता है। अभी देखो क्या हो रहा है, ये शुरुआत में तो सिर्फ अफ्रीका तक सीमित था, लेकिन अभी ये इसके बाहर आ रहा है, यूरोप वगैरह में भी फैल रहा है, ठीक है। तो ये एक चिंता का विषय हमारे लिए हो जाता है ना। देखो मंकी पॉक्स की देखो इस तरह की इमेज जो है, ये इस तरह के आपकी बॉडी पे रैशेज होने लगते हैं, मार्क्स होने लगते हैं, ये सब चीजें होती हैं। तो मंकी पॉक्स जो है पहली बार डिस्कवर किया गया था 1958 में, जब ये पॉक्स लाइक डिसीज था, ठीक है, जहाँ पे 2 आउटब्रेक्स हुए थे उन एरियाज में जहाँ पे मंकीज ज्यादा रहते थे, ठीक है। तो मंकीज के कारण, रोडेंट्स के कारण ये डिसीज होता है, ठीक है। और मंकीज जहाँ पे ज्यादा रहते थे वहां पे ये मंकी पॉक्स वायरस देखने को मिला था, इसीलिए इसका नाम भी मंकी पॉक्स रखा गया, ठीक है। तो पहला ह्यूमन केस जो था, पहले तो ये सिर्फ मंकीज में हुआ करता था, ठीक है, एनिमल टू एनिमल होता था,
फिर उसके बाद एनिमल टू ह्यूमन हुआ, और पहला जो केस था वो 1970 में देखा गया DR कॉन्गो में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये देखो यहाँ पे इमेज दिख रही है, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ये देखा गया 9 ईयर ओल्ड बॉय में। तो छोटे बच्चों को जल्दी पकड़ता है ये मंकी पॉक्स वायरस, क्योंकि उनकी वल्नरेबिलिटी ज्यादा होती है। तो छोटे बच्चे को एक मंकी पॉक्स वायरस हो गया, पहली बार 1970 में हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे स्मॉल पॉक्स उससे थोड़े ही साल पहले यानी कि 1968 में ही इसको एलिमिनेट किया गया था, और 2 साल बाद मंकी पॉक्स आ गया था, ठीक है। उसके बाद से ये वेस्टर्न अफ्रीका और सेंट्रल अफ्रीका में होता रहता है, ठीक है, मतलब ये बहुत कॉमन है अफ्रीका में। लेकिन 2003 में पहली बार देखा गया कि अफ्रीका के बाहर भी मंकी पॉक्स वायरस हुआ, ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत होती है इस जर्नी की पूरी, ओके। अब देखो मंकी पॉक्स वायरस में इस तरह के ब्लिस्टर्स पूरे हाथों पैरों पे हो जाते हैं। इसमें देखो सिम्टम्स क्या होते हैं, एक तो रैशेज हो जाते हैं पूरी बॉडी पे, फेस पे, एक्सट्रीमिटीज पे, ठीक है, यहाँ पे ये सब जगह पे रैशेज हो जाते हैं। इसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उसका इरप्शन होने लगता है पूरी बॉडी से, फीवर, इंटेंस हेडेक, स्वेलिंग, ये सब कुछ होने लगता है। अभी देखो एक और चीज देखने को मिल रही है कि यहाँ पे वो लोग जो इन्वॉल्व हैं मेल टू मेल सेक्सुअल एक्टिविटीज में, ठीक है, मेल टू मेल सेक्सुअल एक्टिविटीज में, उनमें ये वायरस ज्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो, और ये वायरस जो है वो जेनिटल्स के आसपास ज्यादा प्रीडोमिनेंट होने लगा है अब, ठीक है। तो यूरोप वाले जो रीजन में हो रहा है जो मंकी पॉक्स वायरस, उसमें ये एक एक्स्ट्रा चीज देखने को मिली है, ओके। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट इशू की, एल्डरली लैक फाइनेंशियल सोशल सिक्योरिटी स्टडी। तो यहाँ पे एक स्टडी जो है वो किसने स्टडी कंडक्ट करी है, एक एनजीओ है जिसका नाम क्या है, हेल्प एज इंडिया, हेल्प एज इंडिया। देखो ये कुछ एनजीओ हैं जिनके नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एनजीओ के ऊपर जब क्वेश्चन आता है आपके पास कोट करने को कुछ एनजीओ होने चाहिए। तो हेल्प एज इंडिया जो है ये एक एनजीओ है जो कि एल्डरली के प्रोटेक्शन के लिए, एल्डरली के वेलफेयर के लिए काम करता है। इन्होंने एक स्टडी निकाली है, नेशनल सर्वे किया इन्होंने, और ये पता लगा कि जो एल्डरली है उनके पास फाइनेंशियल और सोशल सिक्योरिटी है ही नहीं। लगभग 47% एल्डरली पीपल हमारे देश में ऐसे हैं जो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है अपनी फैमिली के ऊपर इनकम के लिए। लगभग 34% ऐसे हैं एल्डरली जो पेंशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। लगभग 40% ऐसे हैं जिन्होंने बोला कि हम अभी भी काम करना चाहते हैं जब तक हम कर सकें काम, ठीक है। तो ये पूरा जो है ये रिपोर्ट्स सामने आई हैं, और ये जो रिपोर्ट है इसको रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने, ठीक है। और यहाँ पे ये कब रिलीज किया गया है, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे पे। तो याद रखना ये सर्वे किया है एनजीओ हेल्पेज ने, और ये रिपोर्ट को पब्लिश किया है, रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने, ठीक है। अब यहाँ पे पता चलता है कि जो एल्डरली है हमारे देश के, उनके पास इनकम की कमी है, इनएडिक्वेट इनकम है, उनकी जो फाइनेंशियल नीड्स है उससे ज्यादा, जो फाइनेंशियल नीड्स हैं, जो एक्सपेंडिचर है उससे काफी कम उनकी सेविंग्स है, पेंशन उनके इनफ नहीं है जो उनको यहाँ पे प्रॉपरली उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। ये सारे इश्यूज है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल पेंशन का भी एक हेल्पेज जो है, हेल्पेज एनजीओ जो है वो बार बार ये बोलता है इंडियन गवर्नमेंट को कि एक यूनिवर्सल पेंशन का एक यहाँ पे हमको स्कीम लानी चाहिए, जहाँ पे जो भी एल्डरली है उनको कम से कम 3,000 रुपए मंथली पेंशन तो मिले ही, ठीक है। अब देखो इसमें एक अच्छी रिपोर्ट ये आई है कि यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर ज्यादा एल्डरलीज को मिल रही है। लगभग 87% एल्डरलीज जो है हमारे देश के, उनको हेल्थ केयर फैसिलिटी अपने घर के आसपास ही मिल रही है, ओके। तो ये कुछ डाटा था। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है आज का थर्ड क्वेश्चन कि हमारे देश में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसने कुछ स्कीम्स लॉन्च करी है फॉर द एल्डरली पीपल, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए कुछ स्कीम्स लॉन्च करी हैं। आप मुझे बताओ ऐसी कुछ स्कीम्स के नाम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एल्डरली को टारगेट करते हुए रखी है, ठीक है। अच्छा, अब एल्डरली का यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी को इंश्योर करना इसीलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि हम एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के जोन में है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन यानी कि हमारी जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है वो बदल रहा है, ठीक है। अभी हमारे देश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वर्किंग एज पॉपुलेशन है, लेकिन आज से काफी समय बाद लगभग 2040 के आसपास आप देखोगे तो एक अच्छा अमाउंट, लगभग 16% पॉपुलेशन जो है हमारी एल्डरली हो जाएगी, ठीक है। आज के समय पे लगभग 8% पॉपुलेशन जो है हमारी वो एल्डरली वाली पॉपुलेशन यानी कि जो बुजुर्ग लोग हैं 60 प्लस वाली जो एज है वो 8% पॉपुलेशन है। लेकिन हमारा इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि ये जो पॉपुलेशन है 2040 तक लगभग 16% की हो सकती है। इसीलिए हमको यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी को इंश्योर करने की जरूरत है एल्डरली की, ओके। आगे बात करते हैं, माल न्यूट्रिशन इन इंडिया इज अ वरी इन मॉडर्न सिनेरियो। तो देखो यहाँ पे माल न्यूट्रिशन की बात करी गई है,
ओके इस पूरे एडिटोरियल में कि किस तरह से अभी क्या डाटा चल रहा है, किस तरह से हमारे देश में मालन्यूट्रिशन है और हम किस तरह से इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि न्यूट्रिशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द सिटीजन्स। ठीक है, अब एम्पावरमेंट ऑफ द सिटीजन्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन। और ऐसे में जब हमारे जो इंडिपेंडेंस है इसको 75 ईयर्स हो चुके हैं, फिर भी अगर हमारे देश की मेजोरिटी लोगों को प्रॉपर डाइट नहीं मिल पा रही तो हमारा फ्रीडम किस काम का, ठीक है, हमारा डेवलपमेंट किस काम का। तो यहाँ पे ये चीज समझाते हैं और ये बात और समझाते हैं कि एक विशियस साइकिल से हमारे देश में है। विशियस साइकिल किस तरह से कि पहले जो होती है, जो लड़कियां हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, मदर्स को जो है पहले तो लड़कियों को न्यूट्रिशन प्रॉपर्ली नहीं मिल पाता। ठीक है, बिकॉज ऑफ द जेंडर बायस आप देखोगे कई सारे एरियाज में आज भी ऐसा होता है कि अगर एक लड़का और एक लड़की है तो ज्यादा अच्छा ध्यान लड़के का रखा जाएगा, लड़की का उतना अच्छा नहीं रखा जाएगा। आई एम नॉट बीइंग जनरल, लेकिन हाँ ऐसा बहुत सारे एरियाज में ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि लड़की के पास न्यूट्रिशन की कमी है, आगे जाके जब वो मदर बनेगी तब भी उसके पास न्यूट्रिशन की कमी होगी। इसके कारण जो उसका चाइल्ड होगा वो भी माल न्यूट्रिशन में पैदा होगा। जब उसका चाइल्ड माल न्यूट्रिशन में पैदा होगा तो उसके चाइल्ड की जो वर्किंग कैपेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, जो लर्निंग कैपेबिलिटीज है उतनी अच्छी नहीं होगी, तो कैपेबिलिटीज इसकी डाउनफॉल करेंगी। कैपेबिलिटीज कम होंगी तो इसको जॉब प्रोस्पेक्टिव उतने अच्छे नहीं मिलेंगे, जॉब अच्छी नहीं मिलेगी तो पावर्टी हो जाएगी फिर से। ठीक है, पावर्टी हो जाएगी तो फिर आगे आने वाली जो जनरेशन है उनमें भी ये माल न्यूट्रिशन वाली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो ये इस तरह की एक विशेष साइकिल चलती ही रहेगी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे काम होना चाहिए कि हम यहाँ पे न्यूट्रिशन को इंश्योर करें एवरीबडी में। सबसे ज्यादा वल्नरेबल जो सेक्टर है जैसे विमेन हो गई, प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, चिल्ड्रन हो गए, इनमें। ओके, अच्छा, हमारे देश में हम बोलते हैं कि हमारा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। ठीक है, हमारे देश में वर्किंग एज पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, ये हमारा एडवांटेज है। लेकिन क्या हम इसको प्रॉपर्ली हार्नेस कर पा रहे हैं? हमारे देश में आज भी एक बड़ा चंक ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन माल न्यूट्रिशन का शिकार है। इनफैक्ट जो अगली जनरेशन आने वाली वर्किंग एज वो तो काफी बड़ी तरीके से यहाँ पे माल न्यूट्रिशन की शिकार है। अब देखो इम्प्रूवमेंट हुए हैं लेकिन बहुत ही मार्जिनली हुए हैं। हालांकि पावर्टी कम हुई है, सेल्फ सफिशिएंसी हमारी फूड में बढ़ी है, फूड प्रोडक्शन में हमारी सेल्फ सफिशिएंसी बढ़ी है, फिर भी यहाँ पे कई सारी गवर्नमेंट स्कीम्स भी ली गई हैं, गवर्नमेंट स्टेप्स भी लिए गए, एफर्ट्स भी किए गए हैं, लेकिन फिर भी माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम उतनी सॉल्व नहीं हो पाई। अब यहाँ पे कुछ डाटा है एनएफएचएस का, ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 का डाटा यहाँ पे कोट किया गया है कि ये बताता है कि कितना माल न्यूट्रिशन हमारे देश में है। ठीक है, अगर हम ओवरऑल देखते हैं कि चलो न्यूट्रिशन ठीक भी हो रहा है, लेकिन कई सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने इनफैक्ट न्यूट्रिशन के पैरामीटर पे वो और उनकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन हुई है। ठीक है, तो कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे अभी भी अंडर नरिश्ड बच्चे बढ़े हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहला बात करते हैं स्टंटिंग की। अब हमारे देश में 3 तरह से आपको दिखेगा माल न्यूट्रिशन, एक होगा स्टंटिंग, एक होगा वेस्टिंग और एक होगा अंडर न्यूट्रिशन या एनीमिया। ठीक है, अब स्टंटिंग में क्या होता है? स्टंटिंग में जितनी आपकी एज है उस हिसाब से आपकी हाइट जो है वो बढ़ नहीं रही। वेस्टिंग में क्या होता है? जिस हिसाब की आपकी हाइट है उस हिसाब का आपका वेट नहीं है। एनीमिया में क्या होता है कि यहाँ पे आपको आयरन की, खून की कमी है। ठीक है, तो स्टंटिंग की पहले बात करते हैं। स्टंटिंग में देखा गया कि जो हमारा जो रेट्स हैं वो कम हुए हैं। लगभग 35% जो लोग हैं हमारे देश के वो स्टंटेड हैं आज भी। पहले 38% था आज से 4 साल पहले, लेकिन अब 35% है। ठीक है, इसके अलावा कई सारे एरियाज में इनफैक्ट स्टंटिंग बढ़ी है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, इन एरियाज में स्टंटिंग बढ़ी है। उसके बाद दूसरी बात करते हैं हम वेस्टिंग की। तो वेस्टिंग में क्या होता है कि यहाँ पे वजन कम रह जाता है हाइट के हिसाब से, और ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट और लाइफ थ्रेटनिंग फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन रहता है। ये भी हमारे देश में या तो बढ़ा है या तो स्टैग्नेंट रहा है, कम नहीं हुआ है। ओके, इसके अलावा एनीमिया की बात करें तो एनीमिया में क्या होता है? खून की कमी, आयरन की कमी होती है। तो ये देखा गया है कि लगभग 57 हमारे देश में जितनी भी विमेन है उसमें 57% विमेन जो है एनीमिया की शिकार हैं और लगभग 67% बच्चे एनीमिया के शिकार हैं। मतलब समझ लो कितना बड़ा अमाउंट। 100 अगर विमेन है तो 100 में से 57 को एनीमिया है और 67 बच्चे जो है, 100 में से 67 बच्चों को एनीमिया है। ठीक है, एनीमिया की प्रॉब्लम है। ये सब जो प्रॉब्लम है काफी सीरियस और काफी परवेसिव, काफी परसिस्टेंट प्रॉब्लम है। ओके, अच्छा, इसमें दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनको कम से कम 4% का जीडीपी लॉस होता है इस तरह की प्रॉब्लम्स के कारण। अब इंडिया का देखा गया है कि इंडिया ने अकेले यहाँ पे 1.18% का जीडीपी लॉस देखा है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन। ओके, समझ आ रहा है? अच्छा, दूसरी चीज ये कि अब हमको करना क्या चाहिए। अब गवर्नमेंट देखो कई सारी स्कीम्स को कंसोलिडेट कर रही है, लेकिन यहाँ पे ऑथर का कहना है कि हमको फंडिंग के ऊपर, फाइनेंसिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे पास एक स्कीम है सक्षम आंगनबाड़ी स्कीम, ये अभी के रिसेंट बजट में ही अनाउंस हुई थी। इसके अलावा पोषण 2.0,
इनमें इशू ये है कि यहाँ पे स्कीम सही है, स्कीम बढ़िया है, लेकिन इनके पास फंडिंग की प्रॉब्लम है। बजटरी एलोकेशन बहुत कम हो रहा है, इनमें बजटरी एलोकेशन में इंक्रीज बहुत कम हो रहा है। इनफैक्ट 32% देखा गया कि पोषण स्कीम में जो एलोकेशन हुआ था, बजटरी एलोकेशन, उसका 32% तो खर्च ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जरूरत बहुत है खर्चे की, लेकिन खर्च हो नहीं रहा है। ठीक है, नाउ अब हमको कॉन्स्टिट्यूएंसी को यहाँ पे मॉनिटर करना पड़ेगा, छोटे लेवल से, ग्राउंड लेवल से हमको शुरू करना पड़ेगा। यहाँ पे हमको एक आउटकम ओरिएंटेड अप्रोच अपनाना पड़ेगा। ठीक है, कि हम वहां पे ज्यादा पैसा लगाएं, ज्यादा एफर्ट्स लगाएं जहाँ आउटकम भी तो दिखे। तो आउटकम ओरिएंटेड कैसे होंगे? हम जब ग्राउंड लेवल पे, कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे हम इंटरवेंशन लेकर आएंगे, लोगों में अवेयरनेस बढ़ाएंगे। ठीक है, कि ये अवेयरनेस, यहाँ पे क्या होता है, कई सारे मिथ भी होते हैं जिसके कारण अंडर न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम रह जाती है। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कई सारे ट्राइब्स में बोला जाता है कि जो अगर कोई बेबी नया बॉर्न हो रहा है तो उसको यहाँ पे मदर से दूर रखा जाएगा, मदर का जो पहला मिल्क है वो उसके लिए काफी टॉक्सिक हो सकता है। ये सारे इस तरह के मिथ चलते हैं वहां पे, जो कि कंप्लीटली फॉल्स है। ठीक है, इनफैक्ट हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, जो WHO है, वो इसके जस्ट अपोजिट चीजें रिकमेंड करता है कि मदर के सबसे क्लोज रखा जाए चाइल्ड को, जो न्यूली बॉर्न बेबी है। और जो न्यूली बॉर्न बेबी है उसके लिए मदर का फर्स्ट मिल्क इज लाइक अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मील। ओके, तो ये सब चीजें हमको सही करनी है, अवेयरनेस लेकर आनी है। ठीक है, इसके अलावा जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनके साथ डायरेक्टली इंगेज होना पड़ेगा, जो एल्डरली है, प्रेग्नेंट वुमेन है, बच्चे हैं। तो यहाँ पे लास्ट माइल डिलीवरी हमको इंश्योर करनी पड़ेगी। ओके, इसके साथ जो ग्रास रूट लेवल है, यहाँ तक हमको अपनी प्लानिंग को, इम्प्लीमेंटेशन को पहुंचाना पड़ेगा। एजुकेशन में हमको जनरल अवेयरनेस लाने की जरूरत है कि हर इंडिविजुअल को पता हो कि उसके लिए न्यूट्रिशन के बेसिस पे क्या इंपॉर्टेंट है। एक और चीज यहाँ पे बोली गई है कि यहाँ पे देखा जाता है कि मदर की एजुकेशन में और जो न्यूट्रिशन वाली प्रॉब्लम है उसमें एक कोरिलेशन देखने को मिलता है। अगर मदर एजुकेटेड है तो उसके बच्चे काफी अच्छे से न्यूट्रिशियस फूड कंज्यूम करते हैं, लेकिन अगर मदर का एजुकेशन में कमी है, मदर इलिटरेट है, या फिर उसकी यहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर उसके पास नहीं है, तो यहाँ पे न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन का कोई काम चलता नहीं है। ठीक है, मतलब आप कितने भी इंटरवेंशन ले आओ, कोई मतलब नहीं। अगर मदर एजुकेटेड है तो वो खुद से अपने बच्चे के न्यूट्रिशन का ध्यान रख सकती है। ओके, इसके अलावा देखो यहाँ पे ये बोला गया है कि यहाँ पे एक प्रोसेस हमारे पास होनी चाहिए जिससे हम मॉनिटर और इवेल्युएट कर पाए कि जो प्रोग्राम हम लेकर आ रहे हैं, जैसे पोषण 2.0, सक्षम आंगनवाड़ी, ये कैसे काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हम कुछ कमिटीज बना सकते हैं जो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ध्यान दें, मॉनिटरिंग की तरफ ध्यान दें, और अल्टीमेटली हमको इंडिया को बनाना है माल न्यूट्रिशन फ्री। ओके, और इसके लिए हमको क्या चाहिए? इसके लिए हमको कम्युनिटी का साथ चाहिए। ठीक है, और गवर्नमेंट का साथ चाहिए, और फाइनेंसिंग भी चाहिए। ओके, तो ये पूरा था आर्टिकल हमारा। अंत में ये बोला जाता है कि ये एक ऐसी ट्रेजेडी है जो प्रिवेंटेबल है। तो हम बीइंग द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग डेमोक्रेसी, हमको इस तरह की प्रिवेंटेबल ट्रेजेडी से कम इससे तो हमको बचना चाहिए। ओके, तो ये था पूरा आर्टिकल। आगे बात करते हैं। तो आज के हमारे इतने ही आर्टिकल थे, लेकिन आज से मैं एक नया सेक्शन स्टार्ट कर रही हूँ जिसको हम कह रहे हैं स्टार ऑफ द डे। तो हमारे स्टार ऑफ द डेज वो रहेंगे जो मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, जो उसका आंसर करते हैं कमेंट सेक्शन में, अपनी तरफ से पूरी जान वो लगा रहे हैं अपने रिटेंशन को बढ़ाने के लिए, अपनी जो करंट अफेयर्स है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो रहेंगे हमारे स्टार ऑफ द डे। तो कल मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे कि पार्डनिंग पावर गवर्नर की और जो प्रेसिडेंट है, पार्डनिंग पावर गवर्नर और प्रेसिडेंट की, इन दोनों के बारे में मैंने पूछा था कि क्या क्या प्रेसिडेंट की और गवर्नर की पार्डनिंग पावर होती है, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आती है। तो मुझे बहुत सारे आंसर्स मिले एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ देम। तो देखो यहाँ पे मैं बता देती हूँ कौन कौन है हमारे स्टार ऑफ द डे। पहले तो है सजल गुप्ता, ठीक है, उसके अलावा सूरज बेरा है, इसके अलावा यहाँ पे देखो परस ज्योति रावा है, उसके बाद आदेश मस्की, काजल वर्मा, याचिका गौतम, उर्विश सोलंकी, अरहम अयाज, फिर हैं गणेश दिगवाल, इसके अलावा शिवम शर्मा है, शिवम शर्मा के बाद दीपाली है, दीपाली के बाद अवंतिका है, काजल शाह, प्रतीक मरमट, आयशा, नाजिया, रुतिका आनंद, ये सब लोग जो हैं हमारे आज के स्टार्स ऑफ द डे हैं। ओके, और इसके अलावा एक चीज और थी कि मैंने यहाँ पे आपको नीचे कमेंट सेक्शन में आपको एक इंक्वायरी फॉर्म मिलेगा। ठीक है, इंक्वायरी फॉर्म मैंने उन लोगों के लिए रखा है जो कि हमारे एथिक्स के कोर्स में इंटरेस्टेड है। तो ऐसे मुझे इंक्वायरी फॉर्म्स मिले, लेकिन कुछ इंक्वायरी फॉर्म्स में कुछ इश्यूज हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ
कि जो इश्यूज है ना उसमें एक फॉर्म मुझे मिला, शायद वो रुतिका आनंद आपका है, तो आपका उसमें जो नंबर है वो गलत लिखा हुआ है, तो आप उसको करेक्ट करके फिर से फॉर्म भरिएगा सो दैट आई कैन कम एंड कॉन्टैक्ट यू। ओके, तो यहाँ पे यही था बस एक अनाउंसमेंट। आगे बात करते हैं। तो आज का इतना ही था हमारा सेशन। अगर आपको वो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना जो क्वेश्चन पूछे हैं, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर चैनल अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।